हाँ, सो मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब चलते हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी जो कि बॉन्ड के टूटने से, एटम्स के जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड या टूटते हैं बनते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दरअसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो चार्ज के या इलेक्ट्रॉन के मूव करने से या फ्लो करने से जो एनर्जी बन रही है वो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। क्या होता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना क्रिएट की जा सकती है या डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे कि देखते हैं, आपने देखा होगा डैम डैम की बनाते हैं ताकि पानी हाई लेवल तक पहुंच जाए, पानी इकट्ठा हो जाए। फिर उस डैम को पेन स्टॉक या पाइप के थ्रू ले जाते हैं और टरबाइन के ऊपर टरबाइन से उस जो टरबाइन होता है उसके ब्लेड्स को घुमाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पानी के हाइट की वजह से आ गई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी उठता गया ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से पानी आगे गया और उसने ब्लेड्स को मूव किया, ब्लेड के मूव करने से बन गई काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी क्या की, पोटेंशियल एनर्जी बनी, काइनेटिक मूव किया टरबाइन, तो फिर उसको डायनेमो से बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पानी की को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी को हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिया। तो ना तो एनर्जी हम कहीं लेके नहीं आए थे, पानी में पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको हमने बदल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी ना तो क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चलता है, फिर फैन की घूमने से बन जाती है हवा, चलती है हवा मतलब कि विंड एनर्जी। तो एक एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने बदल दिया विंड एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसे ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। अब पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन, काम हुआ कितने टाइम में हुआ। जैसे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस वर्क हो गया, वो वर्क जो है वो मान लो एक एम उसका ऑब्जेक्ट है, एन न्यूटन की फोर्स लगाई, अब वो यहाँ डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो डिस्प्ले ये यहाँ से यहाँ मूव आया एन न्यूटन की फोर्स लगाने पर, ये कितने टाइम में आया, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हैं पावर। या मैथमेटिकली और कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, वो भी होता है पावर। क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल, और कितना टाइम लगा, सेकंड, तो जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। तो पावर की यूनिट है वॉट। अब क्योंकि 740 अब 1 हॉर्स पावर जो है, जो बड़ी यूनिट है, मान लो 746 वॉट है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। तुमने देखा होगा मोटर 2 HP की मोटर, तो 2 HP का मतलब 746 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उतने जो वाट आएंगे मतलब उतने वाट की मोटर। तो जल्दी बड़ी यूनिट को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं HP। अगर हमें जैसे आपने देखो बिजली का बिल आता है, 1 यूनिट आया, 2 यूनिट आया, तो वो कैसे निकालते हैं, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट की पावर खर्च हुई 1 घंटे के अंदर, उसे बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट की यूनिट खर्च हुई 2 घंटे, तो मतलब होगी 2 यूनिट। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने देखा एक मान लो हमारे पास एक टीवी है एक रूम में, और एक हमारे पास एसी है। एक टीवी मान लो 2 किलोवाट की टीवी है, और एसी जो है 4 किलोवाट का एसी है, और ये 5 घंटे चलते हैं एक दिन में। हमें मान लो एक महीना है 30 दिन का, उसमें उस 30 दिन में कितना बिल आएगा वो पता लगाना है। मान लो 20 यूनिट, एक यूनिट जो है वो 20 रुपए की है। आपने देखा होगा ना, यूनिट पे 1 यूनिट 20 रुपये, 10 रुपये, तो मान लो 20 यूनिट, एक यूनिट 20 रुपए की है, बहुत महंगा है। तो टोटल देखते हैं कितना पावर खर्च हुई, 2 + 4 6 वाट, 6 किलोवाट पावर। कितने घंटे चलता है एक दिन में, 5 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये होगी हमारी 30 यूनिट। और ये कितना दिन चलती है, ये तो एक दिन में हुआ है, तो हमारा है महीना 30 दिन का, तो मल्टीप्लाई बाई 30, टोटल हमारे पास आ गई 9, मल्टीप्लाई करने के बाद 900 यूनिट। अब क्योंकि एक यूनिट 20 रुपए की है, तो 900 मल्टीप्लाई 20,
ये आ गया हमारा 18,000 बिल आ गया। इतना रुपये हमें पे करना है। पावर कैलकुलेट कर लो, कितना एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, उस किलोवाट मल्टीप्लाई आवर, मतलब हो गया 1 यूनिट। 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है तो मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हुए टोटल पैसे। 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल बिल आ जाएगा। 10 यूनिट होता तो 20 के 10 यूनिट मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हीट। हीट क्या है? तो हीट एक एनर्जी की फॉर्म ही है, एनर्जी है एक तरीके से, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आता है। मान लो एक जगह बहुत, ये रॉड है पेंसिल, यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ बहुत ठंडी है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? गर्म से ठंडी की तरफ। ठीक है, तो हीट को हम बेसिकली, अब क्योंकि हीट एक एनर्जी है, उसको नापते हैं जूल में और या फिर कैलोरी में नापते हैं हीट को। ठीक है, 1 जूल जो जनरली होती है वो लगभग होती है 4.18 कैलोरी के बराबर 1 जूल को कहते हैं। कैलोरी एक तरह से हीट की ऐसा यूनिट है हीट को मेजर करने का जरिए। जैसे वजन नापते हैं ना, किलो 2 किलो, ऐसे हीट को नापते हैं कैलोरी में। और 1 जूल में जो कितनी कैलोरी होती है? 4.18 कैलोरी। अब मोस्टली जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं हीट और टेम्परेचर में क्या हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो हीट एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूव कर जाती है, गर्म से ठंडी की तरफ। जबकि टेम्परेचर वो जरिया है जिससे मैं हीट को नापता हूँ। मान लो मैं टेम्परेचर थर्मोमीटर लगाया तो उससे क्या कर रहा हूँ? मैं टेम्परेचर ही नाप रहा हूँ। तो थर्मोमीटर टेम्परेचर एक जरिया है जिससे मैं हीट को नापता हूँ, मतलब कि गर्मी को नाप रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर जो है वो एक एवरेज रिजल्ट दे देगा। यहाँ गर्म है यहाँ ठंडा, दोनों का जो एवरेज रिजल्ट टेम्परेचर होगा वो थर्मोमीटर में दे देगा। यह टेम्परेचर मेजर करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल्स की। जबकि ये क्या है? मान लो इस बॉक्स है, इस बॉक्स में ये एटम, ये मान लो एटम है, छोटे छोटे सारे एटमों की एनर्जी को मिला के टोटल इसकी, इस बॉक्स की एनर्जी आएगी। मान लो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो एटम धीरे सब मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया, तो ये टोटल हर एक एटम कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, तो एक इसका इसका 1 न्यूटन जो सारी को हर एक पार्टिकल की को ऐड किया एनर्जी को, तब जाके बनेगी टोटल एनर्जी, मतलब कि एनर्जी मतलब कि टोटल हीट मिलेगी। जबकि ये एवरेज बताएगा, एवरेज टेम्परेचर नापेगा। कोई ये ज़्यादा हीट कर रहा है, ये कम हीट कर रहा है, लेकिन इन दोनों का एवरेज लेके क्या बताएगा? टेम्परेचर क्या है? एवरेज चीज बताता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है। ठीक है, इसकी यूनिट जो है हीट की जूल है, इसकी केल्विन है। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैटर, ये इंडिविजुअल मैटर पे ध्यान नहीं देते। जब टेम्परेचर नापते हैं तो हर एक इंडिविजुअल मैटर पे ध्यान नहीं देते, जबकि हीट नापते हैं तो वो डिपेंड करता है हर एक मैटर पर या हर एक क्वांटिटी पे मैटर की, कितना इसमें मैटर है, कितने पार्टिकल्स इसमें है। सपोज इसको दोबारा समझाते हैं। मान लो इस रूम में 4 पार्टिकल की वजह से जो हीट होगी, तो हीट क्या है? हर एक चीज, हर एक एटम का समेशन होगा, कितनी ये कितना हीट छोड़ रहा है, ये कितनी छोड़ रहा है, कितनी छोड़ रहा है, कितनी छोड़ रहा है, सबको मिलाया तो टोटल हीट आ जाएगी। टेम्परेचर क्या करेगा? इन ये सबसे एवरेज ले लेगा, मतलब कि यहाँ पे कमरे में इससे हर एक एटम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं थर्मोमीटर लगाऊंगा, इस टेम्परेचर, इस कमरे में जो भी टेम्परेचर होगा वो मेजर कर लूंगा। मैंने एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे ध्यान नहीं दिया टेम्परेचर नापते समय। अब क्योंकि अब टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। कहीं जगह आपने यूज किया होगा सेल्सियस में नापते हैं टेम्परेचर को, कहीं जगह फ़ारेनहाइट में नापते हैं, कहीं जगह केल्विन में नापते हैं। केल्विन ऐसा यूनिट है। अपने यहाँ इंडिया में सेल्सियस यूज़ करते हैं, यूरोप में ज़्यादातर फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। मान लो हमें चेंज करना है, तो मुझे चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? एक एक्सप्रेशन है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो मान लो 30 डिग्री को मुझे चेंज करना है, तो 30 रखूँगा यहाँ पे, 9/5 इंटू 30 मल्टीप्लाई किया, प्लस उसमें 32 ऐड कर देंगे, तो किस में मिल जाएगा? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट दे रखा है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो यहाँ से क्या ए दे रखा है तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये दे रखा है तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगर मुझे केल्विन बदलना है तो केल्विन के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा 273 ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस में।
अगर मुझे फ़ारेनहाइट में दे रखा है और मुझे पूछ लिया केल्विन में, तो पहले मैं क्या करूँगा, फ़ारेनहाइट को पहले मैं इससे डिग्री सेल्सियस में बदलूंगा, फ़ारेनहाइट को पहले मैं डिग्री सेल्सियस में बदलूंगा, फिर डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करूँगा, तो मुझे मेरा मिल जाएगा मुझे केल्विन में टेम्परेचर। तो केल्विन क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट। आगे चलते हैं, क्लास में हमने कर रखा है ये सब, अभी हम सिर्फ कोई रिविजन कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एक जरिया है जिससे मैं हीट को मेजर कर सकता हूँ। अब कोई बॉक्स है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पार्टी, अब कोई आपने देखा होगा, आपने पानी अगर नॉर्मल पानी है, टेम्परेचर उसका नॉर्मल है, तो वो एकदम साइलेंट रहेगा, मूव नहीं करेगा। पर जैसे मैं इसको बॉईल करता हूँ, बॉईल करना मतलब कि जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पानी धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, उबलना शुरू कर देगा। मतलब पार्टिकल के जो पानी के जो पार्टिकल है वो मोशन में आ जाएंगे, वो मूव करने लग जाएंगे। एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता है, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम कर दूँ तो इधर से जम जाता है पानी, मतलब उसकी जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो हीट बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की बढ़ेगी। आप देखो पानी गर्म करते पानी मूव करता है ना, उबलने लगेगा। अगर हीट नहीं दी तो मतलब कि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो मतलब कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया हीट का इफेक्ट। अब देखते एक चीज है, ट्रिपल, एक तरह से एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो होगा वो टेम्परेचर में जब पार्टिकल की एकदम जो मूवमेंट है वो जीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। मतलब एब्सोल्यूट जीरो मतलब बहुत ठंडी चीज़ है। तो वो टेम्परेचर जिसपे पार्टिकल का जो मोशन है, पार्टिकल का मूव करना है, या पानी का जो मूव, पार्टिकल जो मूव करेंगे वो बिल्कुल जीरो हो जाए, हवा के पार्टिकल जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हीट ट्रांसफर के तरीके, हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो हीट ट्रांसफर के बेसिकली दो तीन तरीके हैं, आपने पढ़ा भी होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मान लो ये रॉड है, आयरन की रॉड है, इसको मैंने यहाँ से गर्म किया, आपने देखा होगा ये हिस्सा अपने आप ही आपको गर्म लगे, जब इसको उठाओगे तो ये आपको गर्म महसूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्म तो मैंने यहाँ किया था, पर यहाँ के गर्म करने से क्या है, इसके जो एटम है वो आपस में बहुत, क्योंकि सॉलिड है, आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉलिड होगा तो उसके जो एटम है वो बहुत पास पास में होंगे। मान लो बहुत एटम जो है बहुत ही पास पास में होंगे, एटम पास पास। तो जैसे ही हीट करने पर मैंने इस सिरे को हीट किया, यहाँ पे हीट किया मैंने, तो ये क्या है, जो ये अब क्योंकि हीट करेंगे तो वो मोशन करेगा। क्योंकि मैंने बताया था ना, पानी को गर्म करते हैं तो पानी, नॉर्मल पानी रखा है बाल्टी में या बर्तन में तो साफ एकदम स्थिर रहेगा, लेकिन जैसे उसमें गर्म करूँगा तो पानी मूव करने शुरू कर देगा इधर उधर। तो ऐसे ही इसको मैंने हीट किया तो पार्टिकल क्या है, गर्म हुए, और गर्म होने के बाद मूव कर रहे हैं ऐसे आगे पीछे। अब क्योंकि दूसरा पार्टिकल भी सॉलिड है तो पास में होगा, तो ये मूव किया तो ये साइड वाले को मूव करा रहा है, ये मूव करने लगा है, क्योंकि ये पार्टिकल मूव किया तो ये अपने साइड वाले को मूव करा रहा है। तो ठीक है, ऐसे फिर वो साइड वाले को मूव कर रहा है, ये वाला साइड वाले को, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो आपस में टक ऐसे वाइब्रेशन हो रही है। तो ये जो पार्टिकल का आपस में टकरा के हीट का जाना, इसे बोलते हैं